साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द CMM न्यूज 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 28 जुलाई 2021 और दिन हो चुका है बुधवार। तो सुर्खियों में जानेंगे आज की कुछ चुनिंदा नो नेगेटिव जेन्युइन खबरें। तो मोदी से मिली ममता दीदी, इसी के साथ खबर आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों का HRA बढ़ेगा, बोम्मई होंगे कर्नाटक के नए CM। और देखने जाए बात गुजरात की, तो गुजरात का धोलावीरा बना वर्ल्ड हेरिटेज। और इसी के साथ कई नई न्यूज अपडेट है, सोने का भाव है और मौसम का पूर्वानुमान भी है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो इसी के साथ चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। बसवराज मुंबई होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। जी हाँ दोस्तों, बसवराज बोम्मई होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। 11 बजे हो सकती है उनकी शपथ विधि। कर्नाटक बीजेपी विधायक दल ने मंगलवार को बसवराज बोम्मई को अपना नया नेता चुन लिया है और वो सूबे के नए मुख्यमंत्री होंगे। बोम्मई अपनी निवर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की जगह लेंगे। विधायक दल की बैठक में BS येदियुरप्पा, केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और किशन रेड्डी भी शामिल थे। 61 वर्षीय बोम्मई येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार में गृह, कानून, संसदीय एवं विधायी कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। गौरतलब है कि बैठक से पहले लिंगायत नेता और कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री का पद संभाल रहे बसवराज बोम्मई ने धर्मेंद्र प्रधान और किशन रेड्डी से भी मुलाकात की थी। नए मुख्यमंत्री के तौर पर बोम्मई की शपथ विधि आज सुबह 11 बजे होने वाली है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में पीएम से मुलाकात में बंगाल का नाम बदलने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा देखेंगे, ममता बनर्जी ने दिया बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार से 5 दिन के दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बंगाल का नाम बदलने के लिए चर्चा की है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इसे देखेंगे। मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, यह सौजन्य भेंट है। हमें और वैक्सीन मिले इसलिए प्रधानमंत्री से बात की है। हमारे राज्य को आबादी के हिसाब से दूसरे राज्यों से बहुत कम वैक्सीन मिली है। उन्होंने पेगासिस विवाद पर भी अपनी राय रखी और कहा, मैं चाहती हूं कि पेगासिस पर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाए। सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंचे, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज यहां पहुंच चुके हैं। इस दौरे में अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात, हिंद प्रशांत में संपर्कों को बढ़ावा देना और कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्लिंकन बुधवार को विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मिलेंगे। दोनों देशों के अपने दौरे के दौरान कुवैत रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। भारत से रवाना होने से पहले ब्लिंकन ने कहा कि वह हिंद प्रशांत एवं पश्चिम एशिया में अपने साझा हितों के मद्देनजर सहयोग को और विस्तृत करने के लिए अमेरिका के साझेदारों के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक है। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। अगली खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर चुना। गुजरात के धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया है। रण ऑफ कच्छ के पास स्थित धोलावीरा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खोजा था। पद्मश्री RS बिष्ट की देखरेख में इसकी खोज हुई थी और स्थानीय लोग इसे कोटा द टिब्बा कहते हैं। इस जगह को हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता 3000 BC से 1500 BC के बीच थी। धोलावीरा को उसके कालखंड के भव्य शहरों में शामिल किया जाता है जो कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खडिर में स्थित है। मंगलवार को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 44वें सेशन में धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिए जाने का फैसला लिया गया है। यूनेस्को के मुताबिक किसी ऐसी विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व रखती हो। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है राज्य सरकारों द्वारा जनहित में लिए गए कई फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रवैया दिखाया। पिछले दिनों एक मामले पर टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वह इस तथ्य की समीक्षा करेगा कि कार्यपालिका के दायरे में आने वाले
कोविड प्रबंधन से जुड़े मामलों में अदालतें किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकती है। बहरहाल संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करते हुए दोनों के बीच के फर्क को विश्लेषित किया गया है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे और उसमें हस्तक्षेप से बचेंगे। लेकिन यह मामला नीति निदेशक तत्व में आता है, इसलिए इसका पालन करना कर्तव्य तो है परंतु बाध्यकारी नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों कोविड प्रबंधन से संबंधित मामलों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पूरी तरह से रोक नहीं रहेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को इसके फैसले पर फिर से विचार करने की बात कही थी। खैर, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कांवड़ संघों की तरफ से यात्रा स्थगित करने की आधिकारिक जानकारी दी गई है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है असम मिजोरम सीमा पर भड़की हिंसा के बाद सीआरपीएफ की 2 कंपनियां हुई तैनात। जहां दोस्तों असम और मिजोरम के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से सिचलर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मुलाकात की और उनके अच्छे इलाज का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने असम और मिजोरम के बीच लैलपुर वेरेनगढ़ विवाद स्थल पर सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को असम में 119 बटालियन और मिजोरम में 225 बटालियन को तैनात किया। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने असम मिजोरम सीमा पर संघर्ष पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर आ रही है केरल से। केरल कैथोलिक चर्च ने बड़े ईसाई परिवारों के लिए कल्याणकारी योजना की घोषणा की। केरल के मध्य में एक कैथोलिक चर्च ने केरल के बड़े ईसाई परिवारों के लिए एक कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। 5 या उससे अधिक बच्चे वाले परिवारों को प्रोत्साहित करने और राज्य में अपने समुदाय की संख्या बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कैथोलिक चर्च के तहत फैमिली एपोस्टोलेट के प्रमुख फादर जोसेफ ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि चर्च के पाला सूबा के तहत फैमिली एपोस्टोलेट द्वारा शुरू की गई पहल ने उन जोड़ों को 1500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है जिनकी शादी साल 2000 के बाद हुई थी और जिनके 5 या उससे अधिक बच्चे हैं। यह चर्च द्वारा परिवार के वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है बाइडेन ने इराक में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की। क्या दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को यह बयान दिया कि इराक में अमेरिकी लड़ाकू मिशन साल के अंत तक समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि इराक के साथ अमेरिकी संबंध एक नए चरण में प्रवेश करेंगे। इस्लामिक स्टेट के पुनरुत्थान के खतरे और बगदाद में ईरान के शक्तिशाली प्रभाव के बीच बाइडेन ने जोर देकर कहा कि वॉशिंगटन हमारे सुरक्षा सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन ने कहा कि इराक में अमेरिकी सैनिक ISIS से निपटने के लिए प्रशिक्षण सहायता मदद करना जारी रखेंगे। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मजबूरी में सड़कों पर भीख मांगते हैं लोग, रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नहीं दे सकते। शिक्षा और रोजगार के अभाव में बच्चों समेत बड़े लोग सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है। यह सामाजिक आर्थिक मुद्दा है, इसका हल मांगे गए आदेश से नहीं हो सकता। यह मानवीय समस्या है जिस कल्याणकारी राज्यों को संविधान के भाग 3 और भाग 4 में दिए गए तरीकों से हल करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने बेघर और भिखारियों को कोरोना टीका लगाए जाने और चिकित्सीय सुविधाएं देने की मांग पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से शुक्रवार तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में और गुरुवार को बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। IMD ने बुधवार और गुरुवार को गंगी या पश्चिम बंगाल और सिर्फ गुरुवार के लिए झारखंड पर रेड अलर्ट जारी किया है।
अगली अपडेट में है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कोविड-19 के कारण और कोरोना काल में अनाथ हुए सभी बच्चों को मिले योजनाओं का लाभ। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम केयर फंड के तहत अनाथों के लिए चलाई जाने वाली सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ उन बच्चों को भी मिले जो कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है न कि उन केवल बच्चों को कि जो महामारी के कारण अनाथ हुए हैं। कोर्ट ने कई राज्यों को फटकार भी लगाई क्योंकि स्पष्ट आदेश के बावजूद अनाथ बच्चों के बारे में जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वह अनाथ बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए चाइल्ड केयर हेल्पलाइन, पुलिस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत हर विभाग की मदद ले। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बड़े होने पर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह राशि पीएम केयर फंड से दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने सवाल किया कि केवल कोरोना के कारण नहीं बल्कि कोरोना काल में अनाथ हुए सभी बच्चों को यह सहायता क्यों नहीं दी जा सकती। इसी के साथ अगली न्यूज भी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से ही पेगासिस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार, वर्तमान या सेवानिवृत्त जज से जांच कराने का किया अनुरोध। वरिष्ठ पत्रकारों में से एक एन राम और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि पेगासिस के जरिए सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों की जासूसी किए जाने संबंधी खबरों की शीर्ष अदालत के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराई जाए। इस याचिका पर आगामी कुछ दिनों में सुनवाई हो सकती है। याचिका में इस बात की जांच करने का अनुरोध किया गया है कि पेगासिस स्पाईवेयर के जरिए फोन को हैक कर एजेंसियों ने भारत में स्वतंत्र भाषण और सहमति को अभिव्यक्त करने से रोकने का प्रयास किया है, जो कि बात सही है। पेगासिस एक बड़ा मामला है और अगर यदि इससे फोन हैक हुए हैं तो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कानून का उल्लंघन हुआ है। वाणी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर सरकार द्वारा कहीं न कहीं तराप मारी गई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा ईवीएम हैक कर सत्ता में आई बीजेपी, फिर से हो बैलेट पेपर पर चुनाव। जहां दोस्तों उदयपुर से एक खबर आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार की लापरवाही से देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। देश में आज बड़े बड़े सरकारी उपक्रमों में अब निजी हाथों में सौंपा जा रहा है सरकारी उपक्रमों को, जिससे आने वाले जो पैसे हैं देश के प्रबुद्ध जनों की जासूसी कराई जा रही है उससे। यह कहना है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश का, जिन्होंने मंगलवार को उदयपुर में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोहन प्रकाश ने कहा कि देश में जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, सामाजिक सौहार्द का वातावरण खत्म हो गया है। सरकार सिर्फ निजीकरण की ओर ध्यान दे रही है, जिससे रोजगार के अवसर खत्म होने के साथ ही चुनिंदा उद्योगपति देश पर राज कर रहे हैं। मोहन प्रकाश ने कहा कि रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे तक आम आदमी के साधन अब निजी हाथों में चले गए हैं। चलिए देखते अगली खबर। अगली खबर में है देश में कीमतों को एक समान करने की योजना नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह ने कहा मध्य प्रदेश पेट्रोल और राजस्थान डीजल पर सर्वाधिक टैक्स वसूलता है। मध्य प्रदेश पेट्रोल और राजस्थान डीजल पर देश में सर्वाधिक टैक्स वसूलता है। यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में दी। पुरी के जवाब के अनुसार मध्य प्रदेश पेट्रोल पर 31.55 रुपए प्रति लीटर वैट लगाता है, जो देश में सर्वाधिक है। वहीं राजस्थान डीजल पर 21.82 रुपए प्रति लीटर वैट लगाता है। पेट्रोल और डीजल पर सबसे कम वैट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्रमशः 4.82 रुपए और 4.74 रुपए प्रति लीटर है। लोकसभा में उदय प्रताप सिंह और रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में पुरी ने यह जानकारी दी है। चलिए देखते हैं खबर। अगली खबर में है महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश से परेशानी, बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर हुई भारी बारिश। महाराष्ट्र गुजरात इन दिनों भारी बारिश का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां बारिश से हुए भूस्खलन से सैकड़ों लोगों की जान चली गई, वहीं गुजरात में भी बारिश हजारों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। यहाँ ज्यादातर भागों में बारिश का जोर सोमवार देर शाम तक बरकरार रहा। जामनगर में जिले में एक शख्स नदी में भी बह गया, उसकी जान चली गई। इसी तरह जामजोधपुर तहसील के
सडोदरा गांव में भी नदी में बहने से 3 भैंसों की मौत हो गई। भेड़ बकरी पालने वाले भी संकट में है। दक्षिण गुजरात में सौराष्ट्र के 10 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। नदी और नाले भी पानी से लबालब दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 24 घंटों में जहां 240 तहसीलों में बारिश हुई, वहीं सोमवार शाम 6 बजे पूरे हुए 12 घंटे में 100 तहसीलों में हल्की से लेकर 3.5 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिनमें सबसे अधिक बारिश तापी जिले के डोलवान, जूनागढ़ की विसावदर, आणंद की पेटला तथा नवसारी की खेरगाम तहसीलों में दर्ज की गई। उसी तरह 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश राजकोट जिले की लोधिका में हुई, जहां 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। बढ़ती अगली खबर की ओर। अगली खबर है 7th पे कमीशन से रिलेटेड सरकारी कर्मचारियों का डबल फायदा। केंद्र ने महंगाई भत्ते के बाद HRA में भी की बढ़ोतरी। जी दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी का 28% कर दिया है और नई दर 1 जुलाई 2001 से लागू भी हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके बाद अब उस हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ा दिया है। सरकार ने आदेश 7 जुलाई 2021 को ही पारित कर दिया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डबल फायदा मिल सकता है। आसान शब्दों में समझे तो सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाने के साथ ही HRA को भी रिवाइज किया है। केंद्र सरकार की ओर से 7 जुलाई को पास ऑर्डर में कहा गया कि HRA को इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि यह 25% को पार कर गया है। तो अब जानते हैं क्या रहा सर्राफा बाजार का हाल। सोने चांदी के भाव में क्या हुई बढ़ोतरी। सोमवार को बढ़ोतरी देखने के बाद जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी में कारोबार की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ हुई। सोना 12 रुपए के मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ देखा गया, लेकिन समय के साथ सोने में रिकवरी आते हुए देखी गई, जिसके बाद अब सोना 68 रुपए की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। फिलहाल सोने का अगस्त वायदा 47,548 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, जबकि इसी बीच चांदी का सितंबर वायदा 31 रुपए की गिरावट के साथ 67,090 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था। अब जानते हैं वेदर अपडेट कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में। भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम हिमालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप ने 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश भी संभव है। राजस्थान के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तो इसी के साथ सुर्खियों में टुडे ब्रेकिंग न्यूज और चुनिंदा न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की नई ताजा खबरें सुबह सुबह आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।